Right. लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कोई भी ये बात नहीं करता आज की डेट में कि हमें खाने से क्या केमिकल आ रहे हैं। भारत का ही डेटा बोलता है कि 2047 तक हमारी उपजाऊ जमीन करीब करीब 25% तक खराब हो सकती है। Okay. फॉरेन में किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक का प्रोपोगंडा ही नहीं है। ये Oh, प्रोपोगंडा सिर्फ बना ही इंडिया के लिए है। वहां दे डोंट इंक्वायर फॉर ऑर्गेनिक, दे इंक्वायर फॉर रेसिड्यू फ्री। पूरे इंडिया में धूम मचा हुआ है कि मूंग में जहर है। अब मैं बता रहा हूँ मूंग में जहर कैसे होता है। एंड रेसिड्यू फ्री जो है ना, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच का एक गैप बना रहा है। how was your transition from corporate to farming? कॉटन के पौधे पे डालने वाला पैराक्वेट कॉटन, वो कॉटन जो हम पहनते थे, उस Mm-hmm. कॉटन के पौधे को सुखाने के लिए जो केमिकल यूज होता था पैराक्वेट, Okay. डाइक्लोराइड कार्बोनेट केमिकल विच इज वेरी डेंजरस। उसके ऊपर पेपर बने हैं कि वो बहुत सारी क्रोनिक डिसीज और कैंसर का माध्यम है, Got it. और उसके ट्रेसेस रह रहे हैं। उसको हम मूंग पे छिड़कना शुरू कर दिया। Mm-hmm. क्या रिजल्ट हुआ? पैराक्वेट जो है वो 110 से 120 दिन तक हार्वेस्ट के बाद भी आपकी क्रॉप के ऊपर है। तो जो मूंग खाकर बीमार लोग ठीक होते थे, अब उसी मूंग को खाकर स्वस्थ लोग बीमार होने लगे। What was the next one? Like you said, there are three things you are working on. The basic thing is कि farming is not done in the way it should be done. अभी डिसाइडेड कि हम केमिकल जो है न के बराबर ही यूज करेंगे, भले इसमें हमको फेलियर भी मिले। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि 10 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। Okay. हमारा ट्रेडिशनल फूड, वो सारे आटे थे जो हम खाते थे। फॉर एग्जाम्पल मिलेट इज आर ट्रेडिशनल फूड। Right. लेकिन Right. अब हो क्या रहा है? वी हैव जस्ट माइग्रेटेड टोटली फ्रॉम ऑल दिस गुड थिंग टू स्नैकिंग, टू बर्गर, टू पिज्जा। Mm-hmm. पहले कम खाया जाता था, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। अभी हो रहा है ना कि अब स्विगी जोमेटो और ऐसी सारी कंपनीज की वजह से वो इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है ना, कि वो हमारा एटलीस्ट एक टाइम का वो मेन्यू बन गया है। लोगों को पता नहीं है, वो 25 या 30 की एज के बियॉन्ड में ही उनको हार्ट अटैक्स, Yeah. क्रोनिक डिसीजेस, है Many. ना, Yeah. द Yeah. थायराइड, द डायबिटीज, एवरीथिंग, है ना। सो Yeah. हेमरेजेस आ रहे हैं उनको। कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? Due हमको ही to देखना food. पड़ेगा हमारा लाइफस्टाइल कहाँ है। So, hi Ankit sir, welcome to the podcast. हेलो। So, yeah, so let's start from your journey. Like you told me, you were working in a corporate job for more than 10 years, and after that, you came into farming. So, यस। like this journey seems to be a very, it's a very different and unique, like corporate to farming. What people aim or what I see in the world right now, the clients I work with, coaches, business consultants, etc. I've seen that mostly the people in corporate who have more than 10 years of experience, they aim for the bigger decision maker positions like general manager, sales यस। manager, product यस। manager, senior यस। product manager, etc. But you have chosen a very different journey. So yeah, let's start with your journey first. सो हेलो, नमस्ते। आई एम अंकित, अंकित व्यास मेरा पूरा नाम है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन भोपाल ओनली। जैसा आपने मुझे कहा कि यस आई एम अ फार्मर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली कि 10 साल के कॉर्पोरेट जर्नी के बाद लोग एक बिगर एम की तरफ जाते हैं। तो Right, यस, right. मैंने भी वही करा है। इट इज जस्ट थोड़ा सा लीक से हटकर करा है, और वो लीक से इसलिए हटा क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ मेरे कैरियर का नहीं था, मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का था। और Got वो it. डिसीजन था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने में इनेबल्ड हूं, और मैं क्या ऐसा बेहतर कर सकता हूं जिससे मैं सिर्फ अपना ही परिवार, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग ना सिर्फ अपना ही सोचता है। ये Right, हमारा बेसिकली डीएनए में है। और right. शायद ये सोचते सोचते ही आज हम अपनी जनरेशन्स के लिए, और उसके ऊपर जो सोचता है वो अपने प्रांत के लिए, और उसके ऊपर जो सोचता है वो अपने देश के लिए करना चाहता है और करता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि अब मुझे क्या करना है। Got देखो, 10 साल तो सिर्फ मेरे एक कॉरपोरेट अमेरिकन एमएनसी के ही जॉब जर्नी के हैं। उसके पहले मैंने 3 साल जो दिए थे, वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थे। वहां पे मैं मार्केटिंग देखता था, उनके कोर्सेज की, बेसिकली पीजीडीएम कोर्सेज जो एमबीए के इक्विवेलेंट होते हैं। got फिर it. उसके 3 साल पहले मैंने जिस चीज की पढ़ाई करी थी, दैट इज अप्लाइड वीडियो सिनेमाटोग्राफी। सो Got it. आई एम अ सर्टिफाइड सिनेमाटोग्राफर। और मैंने टीवी जर्नलिज्म में कदम रखा
4 साल एक प्राइवेट चैनल के लिए मैंने वीडियो जर्नलिज्म भी किया। सो हम्म। एक विविड कल्चर और एक विविड कैरियर रहा है मेरा। किसानी इज मोर ऑफ अ प्रोफेशन, मैं आपको बोलूंगा। एक बियॉन्ड उसके है, एक जिम्मेदारी है जो हम लोगों ने ऑप्ट करी है। अच्छा, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। मी एंड माई वाइफ, वी बोथ आर फार्मर्स। ओ। और वी हैव अ किड, ही इज सॉर्ट ऑफ 8 ईयर ही हैज कंप्लीटेड। हम्म। और हम लोग, यू वोंट बिलीव, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। हम लोग 15 दिन शहर में रहते हैं, हम्म। 15 दिन वी आर एट आर फार्म्स। वो भी हमारे साथ ये सारी चीजों में अडॉप्ट कर रहा है। और चीजें होती हैं लोगों के साथ, हमारे साथ भी हुई। कोविड एक बहुत बड़ा रीजन है हम्म। हमारे कैरियर शिफ्ट का। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बियॉन्ड 2021 वी वर हैविंग आवर सेटल लाइफ। कोविड के ना आने के पहले मैं एक अमेरिकन एमएनसी में सेल्स देख रहा था, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और मेरी वाइफ वाज रनिंग रनिंग अ स्कूल, डे केयर सेंटर एंड अ स्कूल। शी वी टू वर हैविंग आवर गुड जॉब्स एंड she basically running her school in a very good, you can say, a region in Bhopal only. It's a very Got it. posh region. वाह। But COVID came, some of the things changed for us personally. मेरे इन-लॉज, उनकी खेती थी, बिजनेस है। और मेरे ससुर साहब, उनको कोविड हुआ था। ओ। उनकी बीमारी की वजह से हमको उनको देखना पड़ा वहां पे। मेरी वाइफ, जिनके ब्रदर नहीं है, सो हम्म। क्योंकि वो बड़ी है, एल्डरली है, तो उसने ही जिम्मेदारी ली। वो गई वहां पे, उनका देखरेख किया। और ऐसे ही धीरे 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 स्टार्ट करके जो हमारे किसानी कैरियर था ना, वो शुरू होना शुरू हो गया था। तो इट इज, कहते हैं ना कि जब भगवान ने लिखा होता है ना, सो या तो आप खुद से मान लो, नहीं तो वो तो व्यवस्था जमा ही देता है आपकी वहां तक पहुंचने की। राइट। हम्म। सो आपका पहले से लाइक व्हेन यू आर डूइंग जॉब्स तब से आपका था कि फार्मिंग में कुछ करना है? गांव बहुत पसंद था मेरे को। और मैं वाह। आज भी नहीं जानता हूँ वो क्यों था। मैं जब अपने ननिहाल जाता था, तो हर बच्चा अपने ट्रेन में बैठता है, जाता है, तो मेरी जो सबसे फॉन्ड यादें थी ना, वो थी जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, जो आप गांव देख रहे हो, जो विलेजेस देख रहे हो, जो वाह। हट्स देख रहे हो वहां पे। एक जो ट्रेडिशनलिटी है ना विलेज की, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। हम्म। बट अगेन, शायद वो मेरे कोर में था, इसलिए मैं इतना इजीली इस तरह से अपने कैरियर को शिफ्ट करके अब गांव में जाके एप्ट कर पाया हूँ। और नॉट ओनली मी, आई फील सबके, किसी के लिए भी इजी नहीं है एक लाइफस्टाइल जो कि एक शहर जिसको आप निभा रहे हो अपने 25 साल के कैरियर में, हम्म। और उसके बाद आप एकदम से सब चेंज करते हो। सो इजी तो कुछ भी नहीं होता है, बट यस, वी ट्राइड एंड वी आर डूइंग व्हाट वी कैन। राइट, राइट, राइट। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक बिफोर फार्मिंग, लाइक कॉर्पोरेट में, मार्केटिंग में, जिन जिन कंपनीज में आपने काम किया? यू हैव मेंशन्ड दैट यू हैव वर्कड इन अ बिग हेल्थ केयर एमएनसी फॉर मोर देन Yes, 10 yes, years. yes, या। yes. That company is based out of Dublin. उनका वहाँ पे हेडक्वार्टर है। और मैंने अपने पिछले 9 साल, 9.5 साल उसी कंपनी को दिए। दे आर बिग जाइंट इन हेल्थ केयर। सो मैं उनके बहुत इनिशियल फेज से लगा था। और अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते करते मैं एरिया मैनेजर के पोस्ट तक इस कंपनी में रहा हूँ। और एक बहुत बेहतर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉरपोरेट। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और गॉट इस इट। वजह से मुझे ऐसा लगता है मैं काफी कुछ चीजें फार्मिंग में भी कर पाता हूँ, जो वाह। शायद बहुत सारे लोग लैक करते हैं। सो हम्म। एक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके पहले के मेरे जो एक्सपीरियंस रहे, 9 साल के पहले के, सो 3 साल मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिया था। हम्म। वहां पर आई यूज टू सेल कोर्सेज और मार्केट द कोर्सेज दे वर रनिंग। सो पीजीडीएम इज वन सच कोर्स, जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड पीजीडीएम है, एमबीए के इक्विवेलेंट होता है। गॉट सो इट। इट यूज टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंदौर। हम्म। उनके लिए मैं काम कर रहा था। हम्म। और उसके पहले का कैरियर अगर मैं बताऊं, तो आई हैव डन 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन अप्लाइड सिनेमाटोग्राफी ग्राफी एंड वीडियोग्राफी। वाह। और ये कोर्स की वजह से मैं 3 साल का मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया था मैंने राइट आफ्टर 12th। हम्म। और उसके बाद मैं सीधा एक बड़ा ब्रांड है टीवी 9 अहमदाबाद, उसके लिए वीडियो जर्नलिज्म कर रहा था फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। ओके। सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो जो मैंने पढ़ा उसको मैंने अप्लाई किया 3.5 4 साल। लेकिन मुझे लगा मैं इससे काफी बेहतर कर सकता हूं, तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू मेरा ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कोर्स कर लिया था राइट आफ्टर माई 10th 12th।
ओके। सो फिर मैंने सर्टिफिकेट के बाद मेरा ग्रेजुएशन करा, राइट व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब इन दिस इंदौर इंस्टीट्यूट्स। सो हम्म। वहां से जाकर मुझे एक लिंक के थ्रू इस जॉब के बारे में पता पड़ा। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो चाहते थे कि मैं भोपाल आकर उनके लिए कुछ कंपनीज के लिए प्रमोट करूं। गॉट इट। तो धीरे धीरे एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए किया जा रहा काम, एक कंपनी ने मुझे आइडेंटिफाई किया, दे टुक मी ऑन अ थर्ड पार्टी रोल। एक साल जब मैंने उनके लिए बेहतर प्रदर्शन किया, उनके टारगेट्स फुलफिल करे, तो दे टुक मी ऑन रोल फ्रॉम 2015 ओनली। ओके। Right after that, from 2015 up till 2024, it's been like 2023 में मेरा लास्ट था। सो अब पिछले 3 साल से तो डेडिकेटेडली फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, और मेरी वाइफ और हम दोनों ही मिलकर फिर गांव में फार्मिंग कर रहे हैं। हम्म। Wow. Inspiring journey. So now let's discuss about like how was your transition from corporate to farming? Like you must have felt something like कुछ तो ground बहुत breaking कर रहा बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होती है। है। ये अगर कोई बोलता है कि बहुत आसानी से वो गांव से शहर या शहर से गांव आ सकता है, तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। हम्म। सबके अपने अपने लाइफस्टाइल्स होते हैं, एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें सब फिट हो जाते हैं। गॉट इट। और शहर से रिवर्स जाना इज वेरी टफ, क्योंकि आप थोड़ा सा कल्चरली अलाइन नहीं हो पाते हो। फिर आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हो और उनके आसपास रहते हो, जैसे कि आपका घर, आपके नेबर्स, आपके दोस्त, आपका लाइफस्टाइल। अब गांव में आप जाते हो ना, तो ये सारा चेंज हो जाता है, गॉट अपने इट। आप चेंज हो जाता है। सो हम्म। देयर हैज टू बी समथिंग जिसको आप बोल सकते हो कि आपका एक मोटिवेशन पॉइंट होना चाहिए, कि हम्म। आप कुछ पर्टिकुलर चीजों को एज अ गोल सेटिंग करके लेके जा रहे हो, तभी आप सेट हो सकते हो। अब आपको लगे कि यार वन फाइन डे आज मैंने सोचा और मेरे को गांव जाना है, सो इट विल नॉट वर्क, और बहुत ब्लंडर भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ, बहुत इजी नहीं था। इनफैक्ट मैं और मेरी वाइफ तो पहले एक साल, दैट इज ईयर 21 to 22, हम लोग अलग रह रहे थे, गॉट इट। क्योंकि उसको अपने फादर को देखना था, मुझे यहाँ पर अपना जॉब देखना था। सो हम्म। बहुत टफ था। बट इन बिटवीन टाइम्स जब मिलना करता था तो हम जाते थे। अब गांव तो गांव ही है। जब हम एक साल अलग रह रहे थे, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी परेशानी थी, तो लोग बात करना शुरू कर देते हैं, क्या है भाई, क्या गलत चल रहा है, ऐसा अलग अलग रह रहे हैं, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, फलाना ढिमकाना, सब सब कुछ जो जो आप गलत सोच सकते हो किसी के बारे में, क्योंकि किसी को आप चुप नहीं कर सकते। हंड्रेड बट हमको पता था कि हमें क्या करना है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जर्नी शुरू हुआ। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ कैसे मैं गांव फाइनली पहुंच गया। मैं शुरुआती टाइम पे सैटरडे संडेज को जाया करता था अपने बेटे से मिलने, अपनी वाइफ से मिलने, या कभी त्योहार पे वो आ जाया करते थे। परसेंट। आई हैड ओल्ड इंजरी 2016-17 में मुझे हुई थी, दैट वाज लिगामेंट रप्चर। ये नी में अलग अलग लिगामेंट्स होते हैं, और वो मेरा वन ऑफ लिगामेंट रप्चर हो गया था। लेकिन प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट जॉब होती है, और आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, आप उसमें छोटे मोटे दर्द को एब्जॉर्ब करना सीख लेते हो। वही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ना, धीरे धीरे वो खराब होता जा रहा था। ओ। और 2022 में इट इज लाइक ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे उस इंजरी की सर्जरी करवानी ही पड़ रही थी। ओ। सो हुआ ये कि जो मेरा एक लिगामेंट रप्चर हुआ था, वो बदल गया मेनिस्कस और दो लिगामेंट में। ओके। और इट गॉट वर्स्ट। सो डॉक्टर ने मुझे एक दो महीने से करते करते मेरे 6 महीने बढ़ गया रिहैब। सो यूजुअली होता नहीं है 1 से 2 महीने, लेकिन क्योंकि मेरी इंजरी खराब थी, तो मुझे रिहैब में बहुत इशू हुआ। और ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली डॉक्टर टोल्ड मी कि यार आप अगर नेटिव हो आपका, वहां जाइए, या शहर में आपका प्रॉपर रिहैब नहीं हो पाएगा, अगर गांव में तो जाइए, आप चलिए वहां पे। गॉट इट। तो हैपन टू मी कि मेरी वाइफ ऑलरेडी फार्मिंग कर रही थी, शी वाज इनटू फिशरीज। वी केम अप विद अ प्रोजेक्ट ऑफ फिशरीज 2021 व्हेन शी स्टार्टेड देयर फार्मिंग। ओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ थोड़े दिन वहां रिहैब करता हूँ। धीरे 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 करके ऐसा टाइम आया कि वहां पे पहली क्रॉप हम लोग पहली बार लगा रहे थे, मतलब माय वाइफ शी वाज लाइक कि ये पहली क्रॉप लगाना है मुझे। तो वे डिसाइडेड कि चलो वाटरमेलन, मस्क मेलन और क्यूकम्बर की इंटर क्रॉपिंग करते हैं, विच इज अ टफ थिंग। ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है।
बट What वी meant by डिसाइडेड कि चलो इसको intercropping? करते हैं। हाँ, इंटरक्रॉपिंग इज लाइक कि इन अ पर्टिकुलर लैंड पार्सल, फॉर एग्जांपल 1 एकड़ में गॉड। आप 3 तरह की या 4 तरह की, एटलीस्ट 2 से ज्यादा अगर आप क्रॉप्स लगा रहे हो, हम्म। और उनकी जो फर्टिगेशन है, यानी आपको किसी भी तरह का उसके अंदर न्यूट्रिशन देना है या किसी तरह का प्रोटेक्शन या डिफेंस मैकेनिज्म उसका करना है, तो वो इट विल मैच एनी ऑफ द क्रॉप, ठीक है। ओके। सो फॉर एग्जांपल, शुरुआत तो हमने धीरे धीरे करके ही करी थी, तो कुछ केमिकल्स हैं जैसे 05234 है ना, ये उसके नॉमेनक्लेचर्स हैं एनपीके के। और एट द सेम टाइम हम लोग सीख रहे थे कि कैसे हमको जैविक की तरफ भी करना है। सो हम लोगों ने क्या करा कि केमिकल साइड जो था, वी डिसाइडेड कि हम केमिकल जो है न के बराबर ही यूज करेंगे, भले इसमें हमको फेलियर भी मिले। सो वाह। इन 4 महीने, उस 3 महीने की क्रॉप में हमने हम्म। 3 फसलें ली, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड क्यूकुम्बर। यू वोंट बिलीव, हम हम्म। लोगों ने जो यूजुअल एक हमारे पास एक पैरामीटर थे कि हमको ये फला फला चीजें केमिकल यूज करने पड़ेंगे, यू वोंट ओके। बिलीव, हमने सिर्फ उसमें से 30% केमिकल ही यूज करे। रेस्ट हम लोगों ने पूरा गौ आधारित खेती। अब गौ आधारित खेती क्या होती है, ये छोटे छोटे नॉमेनक्लेचर में बता दूं आपको। गौ आधारित खेती ओके। जिसमें उस खेती को कहते हैं जिसमें मेजरली जो इनपुट होते हैं वो गौ से निकले हुए जो आपका उनका अपशिष्ट है, उससे हम क्या क्या चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौमूत्र, हम्म। गोबर, ओके। घी, दही, घी और गुड़ के साथ मिलाकर हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। उसको ओके। गो आधारित खेती कहते हैं। और उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, हम्म। यानी गाय के दूध के न्यूट्रिएंट, गाय के गोमूत्र के न्यूट्रिएंट, गाय के गोबर के न्यूट्रिएंट, ठीक है, गाय के दही से के दूध से बना हुआ जो दही है, इन हम्म। सब में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, हम हमारा जो कल्चर है, ये गॉट इट। भारतीय पद्धति ही है कि वो माता क्यों बोलती है, क्योंकि जो गो है ना, वो आपको इतना कुछ देती है कि उसके जो अवशिष्ट भी है ना, वो भी आपके लिए अमृत जैसे हैं। दूध, ओके। दही, घी की तो बात छोड़ दीजिए, हम्म। गोबर और गोमूत्र में ही इतना है कि आप अपने जीवन के ज्यादातर चीजों को सॉल्यूशन उससे ढूंढ सकते हो। तो खेती तो इज जस्ट अनदर पार्ट। सो हम धीरे धीरे सीख रहे थे, यूट्यूब देखते थे, लोगों से मिलते थे जो ऑलरेडी इस तरह की खेती कर रहे थे। और गॉट। ऐसे ही सफर शुरू हुआ रेसिड्यू फ्री का। हम लोगों ओके। ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यार हम पूरा जैविक कर लेंगे इसको, क्योंकि जैविक या ऑर्गेनिक करना है ना एक बहुत टफ टास्क है। पहली चीज, हम किस तरह की जमीन पे काम कर रहे हैं हमें वो देखना पड़ेगा। हम ऐसी जमीन पे काम कर रहे थे फॉर अस, जो कि पिछले 70 साल से खेती में थी, उसमें बहुत सारा केमिकल इनपुट भी डल रहा था। राइट। और एक चीज जो खेती करने के टाइम पे हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हर मिट्टी में किसी ना किसी तरह की एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी दोनों है। एफिशिएंसी ओके। मतलब कुछ मिनरल जो फसलों के लिए जरूरी है वो ज्यादा है, और कुछ मिनरल जो फसलों के लिए जरूरी वो कम है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपकी, हमारा जो मिट्टी है एमपी का मेजरली, वो गॉट इट। फॉस्फोरस में डेफिशिएंट है। अगर आप एक फॉस्फोरस। इंडिया का मैप सॉइल के हिसाब से देखेंगे, सो हम्म। एमपी का जो मेजर सॉइल है ना, वो फॉस्फोरस डेफिशिएंट है। ओके। अब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप उसको फॉस्फोरस एनरिच नहीं करके आप अपना पूरा खेती करोगे। सो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम सिर्फ जरूरत मात्र के केमिकल यूज करेंगे, दैट टू ग्रीन लेवल के केमिकल। अब ग्रीन लेवल के केमिकल क्या होते हैं, ओके। ये डिसाइड होते हैं कितने हार्श हैं। सो दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन। इनके रेसिड्यूज जो होते हैं केमिकल के, ये बेसिकली बायोफंगस भी इसी कैटेगरी में आता है। और कुछ केमिकल जो कि 12 से 15 दिन ही रहते हैं फसलों के ऊपर, वो हम्म। इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद उनके किसी तरह के रेसिड्यूज नहीं मिलते हैं। गॉट इट। इसके बाद आता है येलो। येलो कैटेगरी में आपके सारे फंगीसाइड मेजरली इसी कैटेगरी में है, ठीक है। ओके। फिर इसके बाद आता है ब्लू। हम्म। सॉरी, ब्लू में बताना चाहूंगा फंगीसाइड सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और येलो जो आते हैं, उनका जो आप कह सकते हो रेसिड्यूज हैं, वो 15 दिन से लेकर 45 दिन के आसपास तक रह सकते हैं, इवन 50 डेज तक भी रह सकता है। और उसके ऊपर आता है रेड। अब रेड इज द एक्सट्रीमली डेंजरस केमिकल। ओके। उसके रेसिड्यूज 200 और उसके बियॉन्ड भी रह सकते हैं, 200 दिन और उसके बियॉन्ड। सो हम्म। इस तरह के केमिकल आते हैं। वी डिसाइडेड फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम लोग येलो और ग्रीन के अलावा नहीं यूज करेंगे। इनफैक्ट हम येलो भी ज्यादातर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अब साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अब होता क्या है ना, एक गैप है किसान और साइंस के बीच में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेपर पब्लिश हो रहे हैं।
पेपर राइट। पब्लिश होते हैं अलग अलग केमिकल्स को लेके। अगर किसान थोड़ा सा एनरिच होके वो सारे डेटा या डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर दे, इसमें उसकी गलती भी नहीं है एक्चुअली, उस तक वो माध्यम ही नहीं पहुंच पाता है। ओके। अगर एक किसान का लाइफस्टाइल आप देखोगे, सो इट इज लाइक 8 to 4 जॉब जैसा है वो। राइट। 8 बजे अपनी सारी एक्टिविटी, या 5 बजे से 7 बजे अपनी पूरी एक्टिविटी करके, 7 से लेके 12 का एक शिफ्ट रहता है जिसमें वो अपनी खेती की सारी चीजें देखता है, आता है, अपने दिनचर्या के काम करता है, खाता है, थोड़ा आराम करके वापस से 2 से लेके 4 या 2 से लेके 6 वापस लग जाता है। ओके। इतनी एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों ने कभी भी किसानों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लाइब्रेरी नहीं बनी, या किसी तरह का एक अपडेशन टूल नहीं आया। अगर आता ना, तो बहुत सारे केमिकल, जैसे मैं आपके पॉडकास्ट पे आज बताता हूं, कार्बन डिजिम एक केमिकल है, बहुत कॉमनली यूज होता है। ओके। अगर कोई किसान ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, बहुत आम केमिकल है, इट्स अ फंगीसाइड। यू वोंट बिलीव। अभी पिछले साल का पेपर है, कार्बन डिजिम जो है, अगर वो खेतों में अप्लाई हो रहा है तो उसके रेसिड्यूज रह जा रहे हैं, और अगर उसके रेसिड्यूज ह्यूमन कंजम्पशन में आ जाते हैं तो वो पोटेंसी इम्पोटेंसी क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमंस में, ओके। विच इज वेरी डेंजरस। इसके इम्पोर्टेंस। अला इम्पोर्टेंसी इज लाइक कि आपका रिप्रोडक्शन करने का जो एबिलिटी है गॉट उसको इट। डिक्रीज कर रहा है। और पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में सब लोग, एलन मस्क से लेके जेफ बेजोस, सब एक ही बात कर रहे हैं, आपकी बर्थ रेट की जो एफिशिएंसी है कंट्री वाइज कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? आईवीएफ पे क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि ह्यूमन शरीर के अंदर केमिकल्स आ रहे हैं, और कोई गॉट इट। इसके लिए बात नहीं करना चाहता। देखो, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कोई भी ये बात नहीं करता आज की डेट में कि हमें खाने से क्या केमिकल आ रहे हैं। जस्ट राइट। मुझे बताओ, कोई पॉडकास्ट देखा हो जिसमें किसी ने जिम्मेदारी ली हो कि हाँ यार खाने में केमिकल, क्योंकि एक पूरा सिस्टम है वो डेमोलिश हो जाएगा। हमारे राइट। बहुत सारी चीजें जो अच्छी हुई है, मान रहा हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू इंडिया। ओके। लोग कटोरा लेके दूसरे देशों की तरफ देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ करेगा। आज हम इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि दूसरे देशों को अगर हम चाहें, अगर बैन कर दें अपने प्रोडक्शन, तो उनके यहाँ दिक्कत हो सकती है। हम्म। ग्लोबल लेवल पे भारत एक बहुत मेजर प्लेयर है एग्रीकल्चर में, राइट। लेकिन हमको जिम्मेदारी के साथ अब ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम्म। रेसिड्यू फ्री इज समथिंग जो कि वे फॉरवर्ड है, इट्स द गोल्डन स्टैंडर्ड। क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक के साथ दिक्कत क्या है। ऑर्गेनिक के साथ दिक्कत यह है कि हर कोई ऑर्गेनिक उगा नहीं सकता, और हर कोई ऑर्गेनिक खर्च करके खरीद नहीं सकता। गॉट इट। ये बहुत बड़ा गैप है। एंड रेसिड्यू फ्री जो है ना, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच का एक गैप बना रहा है। हम्म। उस जो गैप को फिल कर रहा है, दैट इज रेसिड्यू फ्री। सो रेसिड्यू फ्री में क्या हो रहा है, हम लोग बेसिकली जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, हम उनका ग्रेडेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि फसल के कौन से टाइम पर कौन सा केमिकल जाना चाहिए, विच गॉट इज इट। मैंडेटरी। ओके। और सिर्फ वही केमिकल देंगे जिनके रेसिड्यूज फसलों पे नहीं जाएंगे। जस्ट इमेजिन, जो फसल को न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं जा रहे। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब गॉट दूसरी इट। तरफ आप देख लो, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोगों को पता ही नहीं है वो क्या क्या केमिकल डाले जा रहे हैं। राइट। सिर्फ एक राइट हैंड थंब रूल बना लिया है, और उसके अकॉर्डिंगली डे 0 से लेकर डे 90 तक सिर्फ और सिर्फ केमिकल पौधे को देख के डालते रहते हैं। जस्ट आप बताइए कितना सही है ये। हमें इट्स पता ही नॉट। नहीं है कि हमें पता ही नहीं है मिट्टी की और पौधे की जरूरत क्या है। सॉइल टेस्टिंग जैसी बहुत बेसिक चीज भी नहीं करते हैं किसान। ओके। किसी की जिम्मेदारी लेने नहीं लेने की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी किसान की है। खुद की। आपको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप किस तरह से अब इसको देखने वाले हो। हम्म। और मुझे लगता है कि अब बहुत टाइम बचा नहीं है हमारे पास। हम लोग जिस तरह से अब चीजें पढ़ रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ अवेयरनेस है, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत कुछ अपना सॉइल खराब कर लिया है। मैं डेटा देख रहा था, वो बता रहा था कि अगर अ, अमेरिका में इसी तरह से, जहाँ वो कॉर्न की खेती और बड़ी वो जीएमओ क्रॉप्स पे काम करते हैं, अगर इसी तरह से खेती चलती रही वहां पे, तो 2035 तक वहां पे 18 से 20% जो खेती वाली जमीन है, इरिगेटेड लैंड है, वो बंजर हो जाएगा। इन अमेरिका। इन अमेरिका ओनली। और हम अमेरिका की बात क्या कर रहे हैं, भारत का ही डेटा बोलता है कि 2047 तक हमारी उपजाऊ जमीन करीब करीब 25% तक खराब हो सकती है, जिस तरह से हम लोग केमिकल डाल रहे हैं। और हम दूर क्यों जाएं, हमारे पास आप देख लीजिए पंजाब और हरियाणा में क्या स्थिति है। ये किसी से छुपा नहीं है। हम्म। सो आपने जब प्रोडक्शन लेना था तो आपने बेतरतीब केमिकल डाले, लेकिन अब आप
इरिवर्सिबल प्रोसेस पे चले गए हो। ये जो मिट्टी है ना, ये करोड़ों साल में मिली है मित्र, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम इसको जिंदा रख सकते हैं। जिंदा कैसे रख सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा आप डायरेक्ट केमिकल ऑर्गेनिक पे चले जाइए, बहुत टफ है, मुझे पता है। ओके। वो 1/10 पे आ जाता है प्रोडक्शन। ओके। किसान के पास इतना नहीं है कि वो 1/10 प्रोडक्शन को उसके 100 टाइम्स रेट पे बेच लेगा और अपना घर चला लेगा। ज्यादातर किसान, 95% किसान स्टिल डिपेंड्स ऑन मंडी सिस्टम। हम्म। बहुत सारे अ, बहुत सारी चीजें हो रही है एट द बैक, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स होने बाकी हैं। मंडी सिस्टम से बाहर निकलना सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। गॉट इट। कुछ नहीं मिल रहा है मंडी सिस्टम में किसी को। हम्म। हम लोगों ने 4 साल पहले डिसाइड किया था, अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम उसी स्तर पे करेंगे कि हम मंडी में नहीं देंगे। हम अभी भी मंडी में देना पड़ता है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन है, लेकिन हमने शुरू करा है 6 महीने से हमारा खुद का रिटेल, साम्य प्राश फार्म्स एलएलपी। इसके अंडर में हम हमारा फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट के अंडर में जितना भी हमारा प्रोड्यूस है, हम कोशिश करते हैं उसको डायरेक्टली सप्लाई टू कस्टमर्स इनडायरेक्टली। सो इन इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी भी तरह का मिडिलमैन नहीं है। इसमें ये हो रहा है कि हम न्यूट्रिशन को अपने लोकल लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो इस तरह से हमारा मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यह मेरा फार्मिंग जर्नी रहा है। और अब क्योंकि हमने रिटेल शुरू कर लिया है तो हम दो तीन मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। दो तीन एजेंडा जिस पे काम करते हैं। एक है नेटिव क्रॉप्स, जो ओके। हमारे रीजन बेस्ड है। दूसरा, कम इनकी से जस्ट कम, भोपाल। यस, नेटिव क्रॉप्स मतलब जो लाइक। नेटिव क्रॉप्स जो सालों साल से यहां पर हो रही थी, लेकिन प्रोडक्शन की वजह से हम लोग अब हाइब्रिड या जीएमओ क्रॉप्स यूज कर रहे हैं। ओके। अब जीएमओ क्रॉप में क्या होता है ना कि वो आपको प्रोड्यूस तो दे देगा, लेकिन उस लेवल का आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा गॉट इट। उसके। फिर आप जीएमओ क्रॉप या हाइब्रिड क्रॉप्स लेते हो तो उसमें एक इशू ये भी होता है कि वो बनी हुई है केमिकल के हिसाब से। हम्म। आपको वो पर्टिकुलर केमिकल उसकी पर्टिकुलर स्टेज पे डालना ही पड़ेगा। हम गॉट लोग नेटिव क्रॉप पे काम कर रहे हैं ताकि कम से कम केमिकल और बेहतर न्यूट्रिशन हम लोग पहुंचा पाए लोगों तक। इट। गॉट इट। What was the next one? Like you said, there are three things you are working on. एंड द थर्ड वन दैट वी आर वर्किंग, कि हमारे ट्रेडिशनल फूड कौन से हैं। Okay. हमारे ट्रेडिशनल फूड क्या था? दलिया था। Mm-hmm. हमारा ट्रेडिशनल फूड खिचड़ी है। Okay. हमारा ट्रेडिशनल फूड वो सारे आटे थे जो हम खाते थे। फॉर एग्जाम्पल, मिलेट इज आर ट्रेडिशनल फूड। Right. लेकिन Right. अब हो Right. क्या रहा है? वी हैव जस्ट माइग्रेटेड टोटली फ्रॉम ऑल दिस गुड थिंग टू स्नैकिंग, टू बर्गर, टू पिज्जा। Mm-hmm. पहले कम खाया जाता था, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। अभी हो रहा है ना कि अब स्विगी, जोमेटो और ऐसी सारी कंपनीज की वजह से वो इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है ना कि वो हमारा एटलीस्ट एक टाइम का वो मेन्यू बन गया है, विच इज वेरी Right. डेंजरस। अभी आप देखो, वी वी आर लाइक सब पजल्ड है कि लोग डांस करते करते कैसे मर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है वो 25 या 30 की एज के बियॉन्ड में ही उनको हार्ट अटैक्स, Yeah. क्रोनिक डिसीजेस, है Many. ना, Yeah. द Yeah. थायराइड, द डायबिटीज, एवरीथिंग, है ना। सो Yeah. हेमरेजेस आ रहे हैं उनको, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? Due हमको ही to देखना food. पड़ेगा हमारा लाइफस्टाइल कहाँ है। Mm-hmm. हमने हमारा वर्कआउट खत्म कर दिया। हमने हमारे मील के सारे जो बहुत न्यूट्रिशियस मील हम लिया करते हो सब फिनिश कर दी। सो हम तो लाइबल है ये सारी चीजों के लिए। Right. It just the reaction of the action we have taken. 100%। आप किसी को कितना भी बोल लीजिए, मैं देखता हूं कुछ लोग बोलते हैं कोविड की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन कैसे? मुझे ये बताइए, 1.5 साल वो व्यक्ति ने क्या किया जो घर पे बैठा हुआ था? लोगों को जो मिल रहा था वो खा रहे थे। इट इज लाइक उनके लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड हो चुका था, Mm. मेजर पॉपुलेशन के लिए। Got it. उनको जो दे रहा था उनका किराने वाला या जहां से जो मैनेज कर रहे थे वो खा रहे थे। मेरा तो Got it. बिल्कुल सख्त मानना है, हम लोगों ने हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया है। इसी वजह से जो चीज या जो बीमारियां हमको 60-65 के बियॉन्ड आ रही थी, अब वो हमको 25-20s में आ रही है। Mm. जस्ट इमेजिन, मतलब 10 साल, 12 साल, इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि 10 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। आप चले जाइए बड़े जितनी भी सिटीज हैं, बड़े बड़े टाटा मेमोरियल एंड ऑल दिस, जितने भी बड़े प्राइवेट सेटअप्स हैं, छोटे से लेके बड़ा सभी तरह का आपका मरीज मिल रहा है। Right. सो कैसे हो रहा है? हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमको हमारा लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा। Mm-hmm. You mean to say that whatever is happening to our health,
टू द यंग पीपल, लाइक जो भी डिजीजेस है जो यंग एज में आ रही है, सो यस, द बेसिक रीजन फॉर दैट इज देयर लाइफस्टाइल और द फूड दे लाइफस्टाइल, आर। यस, 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 बट 100%। yeah, and that actually comes from like yes, it totally depends on what they choose to eat, what यस, lifestyle they choose. But the basic thing is कि farming is not done in the way it should be done. 100% सबका कलेक्टिव एफर्ट है, अच्छे में बुरे में सबका कलेक्टिव एफर्ट है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, इसीलिए आर मोटो इज रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। Can you हमको can आगे you बढ़ना है like जी। describe residue farming in like Okay, so residue free farming is like when you opt to do farming with certain set of chemicals, got certain period of time for a crop, so that there is no traces of any chemical in a minimum residue limit level. So okay, there has to be like parts per million, ppm पे उसका एक टेस्ट होता है। सो बेसिकली मैं आपको कनेक्ट करता हूं उसको कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो गुड्स होता है ना, दैट इज रेसिड्यू फ्री। okay, फॉरेन में किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक का प्रोपोगंडा ही नहीं है। ये oh, प्रोपोगंडा सिर्फ बना ही इंडिया के लिए है। wow, ये and भी एक who प्रोपोगंडा है, said वहां this? पर दे डोंट, वहां दे डोंट इंक्वायर फॉर ऑर्गेनिक, दे इंक्वायर फॉर रेसिड्यू फ्री। Okay, okay, सो ऑटोमेटिकली आप शेड्यूल्ड वे में अगर आप एक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हो शेड्यूल्ड वे में, यानी आपको पता होना चाहिए आपकी मिट्टी में क्या क्या चीज की एफिशिएंसी डेफिशिएंसी है, आप okay, किस किस स्टेज पे पौधे के आप कौन सा केमिकल अप्लाई कर रहे हो, got आपको उस केमिकल का नॉलेज होना चाहिए कि उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या है, वो कितने दिन तक रहने वाला है क्रॉप पे, और एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट व्हेन यू गेट दैट केमिकल टेस्टेड, it. there should be no traces of that chemical or in a minimum residue limit level. This is Got it. what is called residue free farming. So what I've understood from residue farming is you can use the chemicals, but those chemicals should be in a In limit a scheduled that way, they in a should scheduled not, way. yeah, they should not Yes, leave any yes, traces in the yes, farm yes, yes, process. yes. The final harvest that we are getting na from Right. farm, there should be no traces. मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मूंग की खेती बहुत Okay. चर्चा चल रही, पूरे पूरे इंडिया में धूम मचा हुआ है कि मूंग में जहर है। अब मैं बता रहा हूँ मूंग में जहर कैसे होता है। मूंग का Mhm. खेती भी आम खेती की तरह हो रहा था, लोग शेड्यूल केमिकल डालते ही हैं, ज्यादा कम जो भी था। Right. अति तब हो गई Mhm. जब एमपी जैसे स्टेट में जहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है मूंग का, लेकिन मूंग की खेती जो है गर्मी में करने लगे, तो उसके हिसाब से हाइब्रिड बीज आ गए। अब गर्मी Got में it. जब मूंग की खेती करी जाती है तो उसका हार्वेस्ट आता है 3 महीने बाद या 110 दिन बाद, दैट इज ड्यूरिंग प्री मॉनसून सीजन। अब Right. क्योंकि उसको काटना है तो Mhm. काटने के लिए वो सूखना चाहिए। अब Right. सूखेगा कैसे, वापस Or हवा में मॉइस्चर it, आ गया, it और rain. अगर बारिश गिर गई तो वापस ग्रो करने लगे प्लांट। सो व्हाट Right. वी हैव स्टार्टेड, कॉटन के पौधे पे डालने वाला पैराक्वेट कॉटन, वो कॉटन जो हम पहनते थे, उस Mhm. कॉटन के पौधे को सुखाने के लिए जो केमिकल यूज होता था पैराक्वेट, Okay. डाइक्लोराइड कार्बोनेट केमिकल विच इज वेरी डेंजरस, उसके ऊपर पेपर बने हैं कि वो बहुत सारी क्रोनिक डिसीज और कैंसर का माध्यम है, Got it. और उसके ट्रेसेस रह रहे हैं, उसको हम मुंह पे छिड़कना शुरू कर दिया। Mhm. क्या रिजल्ट हुआ, पैराक्वेट जो है वो 110 से 120 दिन तक हार्वेस्ट के बाद भी आपकी क्रॉप के ऊपर है। Oh. तो जो मूंग खाकर बीमार लोग ठीक होते थे, अब उसी मूंग को खाकर स्वस्थ लोग बीमार होने लगे। Wow. मूंग अब बदनाम हो गई है, कंप्लीटली बदनाम हो गई, जबकि मूंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ह्यूमंस कैन हैव। Mhm. उसमें मिलने वाला जो प्रोटीन है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, बट व्हाट वी डिड टू इट, उसको भी हमने केमिकल से धो दिया।